सबसे पहले लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। मतलब जब भी एक एस्पिरेंट मतलब उसके हाथ में जब एक क्वेश्चन पेपर आता है, तो वो क्वेश्चन पेपर देखते ही जब वो सबसे पहले क्वेश्चन को देखता है, तो उस क्वेश्चन को पढ़ते ही एक एस्पिरेंट के मन में आता है कि भाई एग्जामिनर चाहता क्या है, डिमांड क्या है एग्जामिनर का, वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि हम उस उत्तर में क्या लिखें जिसके वजह से वो ज्यादा से ज्यादा नंबर हमें दे सके। ठीक है, तो जैसे ही हम एक सवाल को पढ़ते हैं ना, अब आपको ये चीज पता ही रहेगा कि वी हैव टू राइट द आंसर इन 7 मिनट्स। मतलब 10 मार्कर का जो है, अब मैं 7 मिनट भी नहीं मानता, मैं लगभग 6.5 मिनट मानता हूँ, जिसके अंदर अपने को एक उत्तर लिखना है। दैट इज वी हैव टू ब्रेनस्टॉर्म। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन उसके बाद अपने को ब्रेनस्टॉर्म करना है। ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद अपने को उसको स्ट्रक्चर में लाना है, एंड स्ट्रक्चर में लाने के बाद अपने को उसको लिखना है। वी हैव टू राइट इट, एंड वी हैव टू राइट इट इन अ मैनर जिसको अपने को 6.30 मिनट्स के अंदर आंसर लिखना है। दिस एवरीवन इज अवेयर अबाउट। तो इसके अंदर अगर हम जनरली डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग में जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस डिमांड यू शुड जनरली टेक 1 मिनट। और जैसे ही आप क्वेश्चन के डिमांड को 1 मिनट में समझते हो ना, उसी टाइम पीरियड पे आप क्या करते हो कि साइमल्टेनियसली आपके बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में ना एक आंसर का स्ट्रक्चर फ्रेम होते रहता है और कंटेंट फ्रेम होते रहता है। तो अपने को उस लेवल तक जाना है कि 6.5 मिनट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। जैसे ही अपन ने पढ़ा, स्टार्टिंग के 1 मिनट में हमने क्वेश्चन के डिमांड को समझ लिया, एंड जस्ट क्वेश्चन के डिमांड को समझते समझते हम हमारे बैकग्राउंड में स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं आंसर का, एंड साइमल्टेनियसली वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग द कंटेंट दैट वी हैव टू राइट इन द आंसर। और जैसे ही वो चीज आएगा, ठीक है, दैट इज द टाइम आप समझ लेना यू हैव बिकम अ मास्टर इन आंसर राइटिंग। ठीक है, तो वही अपने को कला सीखनी है, और ये बहुत आसान है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि अंदर बहुत सारे डेटा आने चाहिए, बहुत सारे फैक्ट आने चाहिए, बहुत सारे सब कुछ आना चाहिए। नहीं, आई डो नॉट बिलीव दैट। ठीक है, इन द गुजरात पीसीएस आई हैव बीन वन ऑफ द टॉप रैंकर्स इन एसे। ठीक है, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे अपने मेंस के आंसर्स के अंदर, एंड दैट इज द टाइम आई हैव रियलाइज कि एग्जामिनेशन को इतना कुछ नहीं चाहिए होता है। एग्जामिनेशन को बस चाहिए होता है कि आपने नॉर्मल लेवल पे थोड़ा बहुत इफेक्टिव तरीके से अगर क्वेश्चन के डिमांड को समझ के उसका उत्तर दे दिया, दैट्स इट, यू गेट द आंसर राइट देयर, यू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। तो आपको इतनी अतरंगी चीजें नहीं करनी होती, और वही चीज हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं पे अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको मिल जाएगा, चैनल से ही मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर वी फिनिश दिस पर्टिकुलर सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप इस सवाल को पढ़ेंगे, सो ये सवाल को पढ़ते टाइम पे ही आपको एक क्या चीज समझ आ रही है कि terrorism is a global scourge. How has it manifested in India? Elaborate with contemporary examples. What are the countermeasures adopted by the state? And you need to explain. ठीक है, अब क्वेश्चन को, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने की बात कर रहा हूँ। आई विल नॉट टॉक ऑन टेल वर्ड्स। ठीक है, ये जो एंड में होते हैं ना, इसको अपने कहते हैं टेल वर्ड्स। टेल वर्ड्स मतलब आपने सुना रहेगा डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली डिस्कस। ठीक है, ये सब चीजें, क्रिटिकली एनालाइज, ये सब इसको अपने क्या कहते हैं, टेल वर्ड्स। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट टेल वर्ड्स इन टुडेज सेशन। मैं आपको यहाँ पे आज सिंपल ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जब भी आपने ये सवाल पढ़ा, सो व्हेनेवर यू रीड दिस क्वेश्चन, जैसे ही पढ़ा आपको उस टाइम पे कैटेगराइज हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन को अपने कैसे डिवाइड करेंगे एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू इट। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, दैट इज टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्काउरेज। अगर आपको स्काउरेज का मतलब नहीं पता है तो आपको हिंदी ट्रांसलेशन सीधा सीधा पढ़ लेना है कि आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है। मतलब इट इज अ वेरी बिग मीन्स डिजास्टर जैसा है ये। ठीक है, then how has it manifested? So this is the first part of the question, this is the second part of the question, how has it manifested, and elaborate with contemporary examples। ये जो है ना, ये इसी का पार्ट है, सेकंड का पार्ट है। एंड देन हम जब ये आ चुका है भारत के अंदर, तो what are the counter measures that we have adopted, that the state of India has adopted। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सवाल पढ़ते ही आपको 3 पार्ट्स यहाँ पे दिखेंगे, मतलब 3 मेजर थीम्स इसके अंदर आइडेंटिफाई हो रही हैं। क्वेश्चन के तहत एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसमें 3 चीजें लिखें, मतलब 3 मेजर डिमांड्स हैं। जब भी आप सवाल को पढ़ें, आप उसको डिवाइड कर दें इनटू 2 थिंग्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डायरेक्ट डिमांड जो है, जैसे यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट डायरेक्ट डिमांड, दिस इज द सेकंड डायरेक्ट डिमांड, एंड दिस इज द थर्ड डायरेक्ट डिमांड। मतलब
टेररिज्म एक ग्लोबल महाविपत्ति है, इस पे अपने को बात करना है, डायरेक्ट डिमांड है जिसमें अपने को डिटेल में लिखना है। सेकंड इज हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड, मतलब वो भारत के अंदर कैसे आया, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट टू कम इनटू इंडिया, ये है। एंड उसको अपने को कंटेम्प्ररी जो आज के टाइम पीरियड में एग्जांपल्स है ना, उसके साथ अपने को कोरिलेट करके सेकंड पॉइंट को लिखना है। एंड द थर्ड डायरेक्ट डिमांड इज जब ये आ चुका है तो भारत के अंदर जो स्टेट है उसने क्या प्रतिक्रियाएं ली हैं, हाउ हैज इट काउंटर्ड इट। सो ये थर्ड डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये 3 चीजें लिखी ना, 10 मार्क में से आपको सिर्फ मिलेंगे 4 मार्क, क्योंकि आपने सिर्फ डायरेक्ट डिमांड को एड्रेस किया, आपने इनडायरेक्ट डिमांड को एड्रेस नहीं किया है। अब इनडायरेक्ट डिमांड को एड्रेस नहीं किया है मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर इफ आई जस्ट टेल यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हियर, देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यू हैव टू राइट अ इंट्रोडक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन के भी अलग अलग टाइप्स है जिसके ऊपर अपने बात करेंगे। इंट्रोडक्शन आप लिखोगे किसके ऊपर, टेररिज्म के ऊपर। जैसे ही टेररिज्म पे इंट्रोडक्शन लिख लिया, इसके बाद क्या मतलब आपने पहला वाला पॉइंट को आपने एड्रेस कर दिया, टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्काउरेज, मतलब टेररिज्म एक महाविपत्ति है। आप उसी के कंटेक्स्ट में इंट्रोडक्शन लिखोगे कि भाई टेररिज्म क्यों एक महाविपत्ति है, मतलब या तो आप उस टाइम पे डेटा लिख दोगे कि टेररिज्म महाविपत्ति क्यों है, क्योंकि वो उसके वजह से इतनी बर्बादी हुई है। टेररिज्म महाविपत्ति क्यों है, क्योंकि उसके वजह से इतने लाइव्स लॉस्ट हुए हैं। आप कोई भी डेटा, या तो आप एनसीआरबी का डेटा निकाल लो या कोई भी डेटा ले लो, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद द कमिंग टाइम, हम ही वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आंसर का कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये डेटा के साथ आपने बता दिया कि दिस इज अ महाविपत्ति, और वो इंट्रोडक्शन में आपने लिख दिया, मतलब पहला डिमांड आपने उसको एड्रेस कर दिया। फिर उसके बाद जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर व्हाट यू हैव टू कम टू इज सेकंड डायरेक्ट डिमांड क्या है कि हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया, मतलब वो भारत के अंदर आया कैसे। सो यू विल हैव टू राइट द कॉजेस। अब यहां से क्या हो जाएगा कि आपका मेन बॉडी शुरुआत हो जाएगा, इंट्रोडक्शन के बाद योर बॉडी विल स्टार्ट, एंड बिकॉज इट इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, तो यू डू नॉट हैव टू थिंक मच मोर इन दिस। गाइस आज का जो सेशन है इट इज मेजरली गोइंग टू बी ऑन द ब्रेक डाउन ऑफ द टॉपिक, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर अपने इंट्रोडक्शन लेंगे, देन बॉडी के अंदर क्या लिखना है, देन कंक्लूजन के अंदर क्या लिखना है, इन बिटवीन द लाइंस कैसे लिखने होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड तो अभी अपने समझ रहे हैं, बट फिर कैसे करना होता है, ठीक है। सो विद द पासिंग टाइम आज का सेशन अपने सिंपल रखेंगे ताकि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं आप उसका इफेक्टिव आंसर लिख के आप ग्रुप के अंदर इवैल्यूएशन के लिए डाल दें। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वी हैव एड्रेस्ड द फर्स्ट पॉइंट दैट इज इंट्रोडक्शन टेररिज्म के अंदर। देन यूपीएससी क्या बोल रहा है कि हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया, इलैबोरेट विद कंटेम्पररी एग्जांपल्स। नाउ हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड मींस वी हैव टू टॉक ऑन द कॉजेस कि ये क्यों आया। तो यहां पर डायरेक्ट डिमांड है तो अपने इसको लिखेंगे, ठीक है, that this is the reason, this is the reason, this is the reason, and whatever point we make, हर एक पॉइंट को यहां पर इन लोग ने क्या बोला है, कंटेम्पररी एग्जांपल्स ना, तो विद एवरी पॉइंट जो भी पॉइंट अपने लिखे वी हैव टू राइट अ एग्जांपल। और इस एग्जांपल से क्या होता है ना कि वैलिडेशन मिलता है, एग्जामिनर को पता चलता है हाँ भाई इसके पास ज्ञान है। मतलब अगर आपने वैलिडेशन लिख दिया ना तो आपको उसके आगे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल गया दैट यू हैव द नॉलेज एंड यू कैन वेरी वेल एड्रेस द टॉपिक। तो ऐसे करके जब आपने डायरेक्ट डिमांड के पॉइंट्स लिख दिए एंड यहाँ पे एग्जांपल हर एक पॉइंट में लिख दिया, दैट इज योर कॉजेस, ठीक है। अब कॉजेस के बाद एग्जाम ने क्या पूछा है, व्हाट आर द काउंटर मेजर्स दैट वी हैव अडॉप्टेड, ठीक है, व्हाट आर द काउंटर मेजर्स। अब काउंटर मेजर्स में जो स्टेट ने स्टेप्स लिए हैं दैट इज गवर्नमेंट स्टेप्स। So then what we are going to do is we are going to write the government steps कि भाई गवर्नमेंट ने ऑनलाइन लेवल पे ये स्टेप लिया है, गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, गवर्नमेंट ने लीगल लेवल पे ये स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। देन गवर्नमेंट ने बटालियन लेवल पे ये चीजें बनाई हैं। सो ये अपन ने लिख दिया अलग अलग डायमेंशंस के अंदर, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हिसाब से अपन ने इसको लिख दिया। सी आई एम नॉट गिविंग यू मॉडल आंसर बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो we have addressed 3 major things, मतलब 3 parts have been asked, 3 demands, first, second and third। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखोगे तो आपको 4 से 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा 1.5 2 मार्क्स जो आपको हर एक आंसर में लाने वो कैसे आएंगे, when you talk about the indirect demand। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब क्या, आपने टेररिज्म पे इंट्रोडक्शन तो लिख दिया, लेकिन टेररिज्म के अलावा यहां पर आपको क्या करना था,
आपने टेररिज्म लिख दिया इंट्रोडक्शन, उसके बाद सीधा आपने कॉजेज लिख दिए, लेकिन एग्जामिनर को ये तो बताओ कि भाई टेररिज्म के टाइप्स क्या हैं, साइबर टेररिज्म, ठीक है, एथनिक टेररिज्म, देन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है, देन इसके बाद रैडिकल टेररिज्म, अर्बन टेररिज्म, ये सब टेररिज्म के टाइप्स है ना, आपको हर एक को एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन एग्जामिनर क्या बोल रहा है, टेररिज्म एक महाविपत्ति है, तो टेररिज्म पे आपने इंट्रोडक्शन के अंदर डेटा के तहत लिख तो दिया, उसके बाद डायरेक्ट बॉडी स्टार्ट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा ना, देयर इज नो कंटिन्यूटी, देयर इज नो फ्लो इन द आंसर। सो इसके लिए आपको क्या करना है, फ्लो मेंटेन करने के लिए यू हैव टू ऐड अ कनेक्टिंग स्टेटमेंट बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड द कॉजेज, इंट्रोडक्शन एंड द बॉडी। और वो जो चीज है ना, ये डायरेक्टली इन्होंने तो बोला नहीं है ना कि भाई टेररिज्म के टाइप्स बता दो, आप डायरेक्टली तो नहीं बोला, तो आप क्या कर रहे हो, आपको ये पता है कि वो एक इनडायरेक्ट डिमांड है, तो इसके लिए आपने क्या किया, यहां पर इनडायरेक्ट डिमांड में आपने ये अलग अलग टेररिज्म के टाइप्स बता दिए, टेररिज्म के डेफिनेशन के बाद फिर आप बोल रहे हो कि भाई ये जो टेररिज्म है ना, वो क्यों भारत के अंदर आया, कॉजेस, एंड कॉजेस को आप हर एक कॉज को वैलिडेट कर रहे हो विद कंटेम्पररी एग्जांपल्स, एंड देन फिर उसके बाद आप कॉजेस, शुरुआत तो हो गई, फिर आप बोल रहे हो कि सरकार ने ये स्टेप्स उठाए, दैट इज द थर्ड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डायरेक्ट डिमांड, लेकिन सरकार ने ये स्टेप्स उठाई है, लेकिन क्या ये इफेक्टिवली कामयाब हुआ क्या पूरे टेररिज्म को हटाने के लिए, क्या रूट से खत्म कर दिया क्या टेररिज्म को, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए भी ये स्टेप्स लेने के बावजूद भी अपने को वे अहेड लिखना पड़ेगा ना, कि भाई अपने को और ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये टेररिज्म का मसला ही हट जाए, एंड देन वो वे अहेड जो रहेगा वो आपको पॉइंट्स लिखना है। अब फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कंक्लूजन, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कंक्लूजन। तो अगर मैं आपको इसी के, अब यहां पे एक और ट्रिक समझना है, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, एक चीज समझना, अभी जस्ट अपन ने क्या बोला, इंट्रोडक्शन, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसके आपके डायरेक्ट 3 डिमांड्स थे, लेकिन अपन ने इनडायरेक्ट डिमांड को भी समझा, एंड वही इनडायरेक्ट डिमांड से अब क्या होगा कि हम वी आर गोइंग टू बी, आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू कि कौन क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए था। तो इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद ये टाइप्स होना चाहिए था, दैट इज इनडायरेक्ट डिमांड के तहत टाइप्स आपको लिखने चाहिए थे, ठीक है, देन टाइप्स के बाद मेन आपका बॉडी आता। अब बॉडी के अंदर 2 पार्ट्स थे, सबसे पहले तो कॉजेस थे कि भाई क्यों टेररिज्म भारत के अंदर आया, कॉजेस के बाद आपको क्या लिखना था, आपको लिखना था कि भाई सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट स्टेप्स, एंड देन फिर उसके बाद वी सॉ दैट यू हैव टू राइट अ वे अहेड, ठीक है, मतलब ये स्टेप्स काफी नहीं थे, उसके अलावा भी अपने को और चीजें लिखनी थी, एंड देन फाइनली यू हैड टू राइट अ कंक्लूजन, ठीक है, यू हैड टू राइट अ कंक्लूजन। लेकिन अब यहां पे समझना, 10 मार्क, यहां पे क्वेश्चन जो है इट इज ऑफ 10 मार्क्स। अब 10 मार्क्स में जनरली आपको 2 ही पन्ने मिलेंगे, 1, 2। अब ये 2 पन्नों में आपको लिखने हैं 150 वर्ड्स, ठीक है, आपको लिखने हैं 150 वर्ड्स, लेकिन ये जो सब चीजें मिला के हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगी आपकी 250 वर्ड्स। मतलब ये आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा, इट इज गोइंग टू बी ऑफ अ 15 मार्कर क्वेश्चन, अ 15 मार्कर क्वेश्चन। 10 मार्क के लिए आपको क्या करना है, 10 मार्क के लिए ये जो वे अहेड एंड कंक्लूजन है ना, इसको आप मर्ज कर दीजिए, मतलब वे अहेड को ही कंक्लूजन के तहत आप लिख दीजिए, क्योंकि आपके पास ना इतना स्पेस बचने वाला है ना इतना टाइम। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्ट्रक्चर, जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, जब पहला स्टेप जो हमने डिकोड करने में सीखा, ठीक है, जब आप पहला डिकोड ही कर रहे हो, क्वेश्चन के डिमांड को ब्रेक कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तभी आपने ये स्ट्रक्चर बना लेना है कि आपने ऐसे ऐसे आंसर को लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि ये 10 मार्कर है, यू आर ओनली गोइंग टू राइट व्हाट, यू आर गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्शन। आप एक हब एंड स्पूक मॉडल में टाइप्स में एथनिक टेररिज्म, साइबर टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है, ऐसे टाइप्स लिख दीजिए। देन कॉजेज, दैट इज द डायरेक्ट डिमांड, और कॉजेज को जो भी डायरेक्ट डिमांड होता है, समझना, डायरेक्ट डिमांड जो भी होगा आप उसको, ठीक है, छोटे छोटे में नहीं लिखोगे, आप उसको डायग्राम में नहीं लिखोगे, इनडायरेक्ट डिमांड को डायग्राम में लिख देना, या अपने हिसाब से क्रिएटिवली कर देना, या मैप के इसमें समझा देना, लेकिन जो डायरेक्ट डिमांड होता है उसको हमेशा आप लिख दीजिए और पॉइंटर्स में लिखा करिए, ठीक है। पैराग्राफ में जनरली यू डू नॉट राइट इट इन पैराग्राफ, एथिक्स में लिख दोगे तो एक बार चल जाएगा, ऐसे में लिखना ही है पैराग्राफ में, बट जीएस में पैराग्राफ अवॉइड करें, ठीक है। दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ 10 मेंस, मोर देन 10 मेंस, आई एम टेलिंग इट टू यू, ठीक है, कि आप पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंटर्स में लिखो, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। और अगर आप ऐसे वैलिडेशन करके लिख रहे हो ना, आपको 2 लाइन में कोई भी पॉइंट, इट शुड नॉट बी मोर देन 2 लाइन्स, नो पॉइंट शुड बी मोर देन 2 लाइन्स। अब मैं आपको बताता हूं,
इंट्रोडक्शन 10 मार्क के लिए 2 से 3 लाइन, ठीक है। 15 मार्क के लिए 3 से 4 लाइन मैक्सिमम, 3 से 4 लाइन मैक्सिमम 15 मार्क्स के लिए। 10 मार्क के लिए 2 से 3 लाइन, ठीक है। कोई भी पॉइंट जब भी आप लिखें, इट शुड नॉट बी मोर देन 2 लाइन्स इंक्लूडिंग वैलिडेशन। वैलिडेशन हर एक पॉइंट में होना चाहिए, उससे ज्यादा मतलब आप कोई भी ब्रैकेट में आप एग्जांपल लिख दो, ठीक है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या पंचायती राज, ऐसा कोई भी एग्जांपल लिख दो, ठीक है। या तो आईसिस, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ तो आईसिस लिख दिया मैंने, ठीक है। देन यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ तो रिसेंटली शर्जील, ठीक है, शर्जील जो इमाम, जो दिल्ली वाला मसला हुआ था, आप कोई पॉइंट लिख रहे हो रेडिकलाइजेशन पे तो आप उसका बात लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो, एग्जामिनर समझ जाएगा। इसको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है लंबे लंबे 3-4 लाइनों में, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो पॉइंट मिलना है आपको 0.10 मार्क्स उसका उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखना, इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाइन का 10 मार्कर में, और इसमें 15 मार्कर में 3 से 4 लाइन। इनडायरेक्ट डिमांड को आप डायग्राम या कोई भी अलग तरीके से बता सकते हो। डायरेक्ट डिमांड को हमेशा पॉइंट्स में लिखा करें और कोई भी पॉइंट को 2 लाइन से ज्यादा ना लिखें, ठीक है। देन अगर 10 मार्क का है तो बस इतने ही स्टेप्स फॉलो करें, वे अहेड एंड कंक्लूजन को मर्ज कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू हैड टू राइट द फर्स्ट जो क्वेश्चन। यहाँ पे अपन ने देखा कि 3 पार्ट्स यहाँ पे डायरेक्टली आस्क थे, लेकिन अपन ने ये भी चीज देखा कि इसको इनडायरेक्ट डिमांड को कैसे समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड? एनीवन हु हैड एनी डाउट्स? आशी, कृष्णा, मोहम्मद, शिल्पा, नैन्सी, किसी को भी कोई भी डाउट्स हैं? मतलब वी नीड टू हैव अ, मतलब आप टाइप कर दीजिए एंड देन अकॉर्डिंगली अपने उस चीज को ब्रेक कर लेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर ऐसा है तो। ओके ओके, Yes, sir, I'm getting all the points. गुड ऑलराइट, ठीक है। सो ये एक चीज है, और गाइज यही है, ठीक है। अपने को ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत साइंटिफिक चीज है। देखिए आगे जो है ना, अपने क्या करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, व्हाट अपने इस सेशन को लंबा नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में अपने क्या करेंगे, अपने अलग अलग इंट्रोडक्शंस के तरीके समझेंगे, ठीक है। व्हाट यू नीड टू राइट, ऑलराइट। नेक्स्ट सेशन में वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, बट राइट नाउ अपने 1 घंटे का सेशन नहीं बना सकते, आधे घंटे का ही सेशन रखेंगे, ताकि धीरे धीरे करके व्हाट वी डू इज वी बिल्ड अप द ग्रिप ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखना। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपको कीवर्ड भी हमने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया। तो ये क्या हो गया, ये आपका सबसे पहला स्टेप हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका सबसे पहला पॉइंट हो गया, दैट इज डायरेक्ट डिमांड, कि अपने को बताना है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, कि भाई ग्राउंड वाटर क्यों खत्म हो रहा है, उसके क्या कारण है, अपने को वो चीज बताना है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, वी हैव टू टॉक ऑन दैट। सेकेंडली, व्हाट आर दी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मिटिगेट सच डिप्लीशन। मतलब सिर्फ 2 ही पॉइंट दिए हैं यहाँ पे कि क्या कारण है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के, एंड दूसरा सरकार ने इस ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को हटाने के लिए क्या काम किया है, और इसमें कितने मार्क्स दे दिए इन्होंने, 15। अब सोचो कोई भी एस्पिरेंट इसको कैसे लिखता, एक नॉर्मल एस्पिरेंट जिसको साइंस नहीं पता है वो कैसे इसको लिखेगा, वो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन लिख देगा, देन फिर उसके बाद बॉडी में वो सीधा ही स्टार्ट कर देगा कि क्या कारण है, दैट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। जो डायरेक्ट डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड में सबसे पहले फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल वो लिख देगा, एंड दूसरा डायरेक्ट डिमांड में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, एंड देन फिर उसके बाद वो कंक्लूजन लिख देगा। बट डू यू थिंक कि ये जो 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स में आपको कितने पन्ने दिए जाएंगे, 3 पन्ने, और 3 पन्नों में आपको लिखना है 250 वर्ड्स। अब क्या आपको लगता है कि एग्जामिनर सिर्फ इतने में आपको ज्यादा मार्क्स दे देगा क्या? नहीं। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्टली आपको 2 डिमांड दिए हैं, ठीक है, डायरेक्टली 2 चीजें मेंशन की हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उसने और भी चीजें पूछी हैं। अब इसको अपने कैसे लिख सकते थे, इफ आई जस्ट राइट इट हियर ओनली, ठीक है। तो यहां पर अपने क्या देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना था, सबसे पहले इसके अंदर आपको लिखना था इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन है जिसे अगले सेशन में लेंगे अपने। आप डेटाबेस इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का, दैट इज आप बैंगलोर का एग्जांपल ले सकते हो, दैट वहां पे ग्राउंड वाटर है ही नहीं, या मतलब डेटा आप यूज कर लो, या इंडिया के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो किस लेवल से डिप्लीट हो रहा है,
ठीक है, या इंडिया के अंदर जो है मेजॉरिटी ऑफ ग्राउंड वाटर किस चीज के लिए यूज हो रहा है, जिसकी वजह से डिप्लीशन इट बिकम्स द मेजर कॉज। मतलब बस ये नहीं है कि अंधाधुंध अपने कोई भी एग्जांपल लिख दे रहे हैं, वी हैव टू राइट द पॉइंट दैट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के कंटेक्स्ट में अपने को लिखना है यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आप डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हो या करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। देन जैसे ही आपने ये इंट्रोडक्शन लिख दिया तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीट तो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है विच आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड इसमें अपने क्या लिखेंगे आफ्टर द इंट्रोडक्शन, वी आर गोइंग टू, अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो बॉडी के अंदर फिर अपने क्या लिखेंगे, फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब बेसिकली कॉजेस फॉर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। अब जैसे ही अपन ने कॉजेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे उसको पॉइंटर्स में लिख देना है एंड यू हैव टू गिव एग्जांपल एंड वैलिडेशन फॉर एवरी पॉइंट। अब जैसे ही आप फैक्टर्स लिख दोगे, यहाँ पे थर्ड पॉइंट, यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हाट आर दी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मिटिगेट इट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपको गवर्नमेंट स्टेप्स लिखने हैं, मतलब गवर्नमेंट ने कौन से स्कीम्स ली हैं टू रिड्यूस, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग आप ले लीजिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप आप ले लीजिए। ठीक है, देन एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम आप ले लीजिए, हर खेत को पानी ले लीजिए। ठीक है, देन दे आर कंस्ट्रक्टिंग वेरियस टैंक्स, ऑलराइट, बाउलीज, कुंड्स, so all of these you have to write, means these are the government steps, all right. then rooftop water harvesting, ground water harvesting, ठीक है, then वो और ज्यादा afforestation कर रहे हैं ताकि ground water recharge हो, so these are government steps. but however यहाँ पे एग्जाम यूपीएससी ने क्या बोला, सिर्फ यही 2 पॉइंट्स उसने लिखे हैं, मतलब अगर यूपीएससी के डिमांड के हिसाब से चलें तो सिर्फ इतना ही है, दैट इज इंट्रोडक्शन, क्या कारण है उसके, क्या गवर्नमेंट स्टेप है उसके। बट यहां पर आप एडिशन में क्या लिख सकते हो, दैट इज इनडायरेक्ट डिमांड में कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे भारत का मैप बना दीजिए एंड कंटेंट लिख दीजिए कि अच्छा ये एरियाज के अंदर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है। इससे क्या होगा, आपको 0.25 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कि आपने डिमार्केट कर दिया कि कौन से एरियाज में ज्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, इनडायरेक्ट डिमांड, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डिमांड क्या है, यूपीएससी को पता चल जाएगा कि चलो बच्चे को पता है कि क्या ऐड करना है, कहां पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का मसला है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद एक माइक्रो डायग्राम बना दिया कि भाई क्या एरियाज हैं जहां पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है। देन उसके बाद अपने फैक्टर्स लिख देंगे कि भाई ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है तो उसके कारण क्या है, और वो कारण है तो वो कारण के एग्जाम्पल्स भी लिख देंगे। अब जैसे ये कारण लिख दिया अपन ने, तो क्या सरकार ने इसके ऊपर कोई स्टेप लिए हैं क्या, तो बिल्कुल लिए हैं, सरकार ने ये स्टेप्स लिए हैं। लेकिन क्या सरकार के लिए गए स्टेप्स क्या पॉजिटिवली इंपैक्ट किया क्या, तो यहां पर आप उसको एग्जाम्पल के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट्स में भी आप लिख सकते हो कोई पॉजिटिव इंपैक्ट्स। ठीक है, लेकिन क्या ये गवर्नमेंट स्टेप्स लेने के बावजूद भी पॉजिटिव इंपैक्ट तो किया, लेकिन क्या ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का पूरा मसला ही खत्म कर दिया क्या, बिल्कुल नहीं। ग्राउंड वाटर का मसला खत्म कैसे होगा, तो उसके वजह से गवर्नमेंट स्टेप्स के बाद अपने क्या लिखेंगे, वे अहेड। ठीक है, और वे अहेड में क्या लिखेंगे, अपने पॉइंट्स के और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, एंड देन फिर वे अहेड के बाद अपने कंक्लूजन लिखेंगे। तो इसमें यूपीएससी के डिमांड के हिसाब से इतना डिमांड था, लेकिन व्हाट हैव वी एडेड इन द इनडायरेक्ट डिमांड, वी हैव एडेड अ मैप। ठीक है, मैप ऑफ जो भी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन वाले एरियाज रहेंगे आप उसको डिमार्केट करेंगे, वो भी कंटेंट हम आपको देंगे इन द कमिंग टाइम, वो कंटेंट हम आपको देंगे मतलब दैट इज द एजेंडा। सी व्हेन यू हैव द कंटेंट एंड व्हेन यू नो हाउ टू इंप्लीमेंट द कंटेंट, दैट इज द गेम ऑफ मीन्स। ठीक है, एंड वी विल हेल्प यू इन दैट, ट्रस्ट अस ऑन दिस, वी विल हेल्प यू इन दैट। एंड मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, इतना ज्यादा अपने को अलग तिगड़म ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इन 8 years ऑफ माई टीचिंग करियर आई हैव अंडरस्टूड दिस वन थिंग, यूपीएससी इज सिंपल। ठीक है, मतलब अगर मुझे शायद उस टाइम पे 2015-2016 में अगर वैसी गाइडेंस मिली होती तो शायद आज मैं भी क्लियर करके बैठा होता, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, देन जीवन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स आई कुड नॉट, एंड उतना गाइडेंस नहीं मिला था 2015-16 में। माई जर्नी स्टार्टेड वे लॉन्ग बैक। ठीक है, आज से लगभग 12-13 साल हो चुके मेरे जर्नी को स्टार्ट हुए, तो वही एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, इतना तिगड़म ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली यूपीएससी कैन बी क्लियर्ड, सिंपल है, मीन्स इज वेरी सिंपल। ठीक है, बस इतनी चीजें कर लीजिए, यू विल बी वेरी मच सॉर्टेड।
सो अपन ने क्या यहाँ पे एडिशन किया, वी एडेड द मैप, उसके बाद बॉडी के अंदर वी हैव एडेड कॉजेज, and then we have added one another thing, that is we have added conclusion. ठीक है, तो मिलते हैं, ठीक है, दिस इज 3 पन्नों में आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, लेकिन यहीं पे आप क्या कर देंगे, मैप बना देंगे, ठीक है। एज सुन एज आपने मैप, यहाँ पे कॉजेज आपने लिख दिया, ठीक है, देन आपने गवर्नमेंट स्टेप्स लिख दिया, देन गवर्नमेंट स्टेप्स लिखने के बाद आपको पता है कि भाई इतना भी काफी नहीं होगा, सो आपने क्या बोला, और ज्यादा वे अहेड, ठीक है, एंड देन आपने कंक्लूजन दे दिया। सो दिस इज हाउ द आंसर शुड हैव बीन। 15 मार्क का जो आंसर है ना उसको ऐसे होना चाहिए था। सो व्हाट डिड वी डू, वी अंडरस्टूड 2 क्वेश्चंस जिसको ब्रेक डाउन अपन ने किया, एंड इस तरीके से आपका क्वेश्चन होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली यूपीएससी ने क्या किया, 2 मेजर चीजें पूछे, बट वी नीड टू डिवाइड इट इन 3 मेजर पार्ट्स, ठीक है। वो 3 मेजर पार्ट्स क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, बॉडी, वे अहेड यूपीएससी ने नहीं पूछा बट वी एडेड द वे अहेड, ठीक है। सो ये 3 मेजर चंक अपन ने डायरेक्टली ऐड किए, एंड देन इन द इनडायरेक्ट डिमांड वी एडेड, ठीक है, इन द इनडायरेक्ट डिमांड वी एडेड द अदर थिंग्स। सो दिस इज हाउ द आंसर शुड हैव बीन रिटन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं एंड एनालाइज करते हैं, ताकि इफेक्टिव लेवल पे यूपीएससी के डिमांड को हम फुलफिल कर सकें। So this is how the answer should have been written. समझ आया दोस्तों आपको? Did you understand everybody? आशी, कृष्णा, नैन्सी, विनय, चिंतन, ठीक है। सो एंड आप सभी को आंसर्स लिखने हैं, जो भी ग्रुप पे दिया जा रहा है, जो भी ग्रुप पे अपलोड हो रहा है, गाइज आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, तभी तो जाके वो एक कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। एवरी डे वी आर अपलोडिंग वन क्वेश्चन ना, ठीक है। तो जब तक आप अपलोड नहीं करोगे तब तक मैं इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं इवैल्यूएट कर दूंगा, बिकॉज क्लासेस वगैरह हैं, तो अकॉर्डिंगली एज सून एज आई गेट टाइम, इसीलिए रात का सेशन रखा। ओके, सो यू नीड टू राइट आंसर्स ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें एंड आपको बता सकें, ठीक है। एंड ऐसे ही देन व्हाट वील डू इज इन द नेक्स्ट सेशन वील टेक द इंट्रोडक्शन, देन कंक्लूड, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, अलग अलग टाइप्स क्या हैं, कैसे आपको लिखना है, इसको ब्रेक डाउन कैसे करना है। एंड इन द कमिंग टाइम हम क्या करेंगे, वी विल आल्सो बी कमिंग अप विथ यू नो सम कंटेंट फॉर योर मेंस, एंड वो इफेक्टिव कंटेंट होगा जो रियल टाइम एग्जामिनेशन में आप जो है ना आप उसको इंप्लीमेंट कर सको। सो वील आल्सो कम अप विद दैट, ओके। सो आज के सेशन के लिए गाइज इतना ही रखेंगे अपने। For today's session, we'll just keep it this much. And in the next session, what we'll do is we'll come up with the other points. All right. So thank you guys. Thank you. आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, and you guys came, watched me, and you know definitely learned something from me. And ऐसे ही अपने इसको learning phase में रखेंगे.